तो आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर करने वाले हैं। क्या क्लियर करने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। बाबू याद रखिएगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, मैं अक्सर बोलता हूं कि इसका 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, तो शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही उत्तर लिखा जाता है। नहीं तो अगर क्वेश्चन का अगर उत्तर लिखना शुरू कीजिए तो लिखने को तो बहुत बड़ा भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब एग्जाम हम दे रहे हैं तो एग्जाम के जो भी नियम कानून होते हैं उसके अंतर्गत ही चलना होता है, याद रखिएगा। और ये चीज़ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक खूब प्रैक्टिस कराई जाएगी, आदत लग जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक का आंसर उसी आधार पर लिखा गया है और जैसे लिखा गया है सभी लोग ठीक वैसे ही लिखेंगे। हाँ, कहीं कहीं अंग्रेजी टर्म मिलेगा तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? याद आ रहा है, मैंने आपको क्लास में बताया था, एक ऐसा कानून साला लगाया था कि क्या हुआ था कि किसी भी भारतीय को बिना मतलब के टांग के लेकर चल रहा, कहाँ डाल रहा? जेल में। कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट था। इसी को भाषा कैसे दिया गया, ध्यान से देखिएगा सर। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, यानी कि एक व्यक्ति था जो अंग्रेज था। कौन? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत में पारित एक दमनकारी कानून था जिसे काला कानून भी कहा जाता है। अब देख, लिखने का तरीका देख कितना सरल होता है। अगर मान लीजिए आपको नाम भोर पड़ गया, नाम भोर पड़ गया, तो क्या लिख सकते हैं सर? यहां देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित एक दमनकारी कानून था। ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। समझ में आया? सीधे इतना आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। नहीं भी लिखेगा तो बिल्कुल चलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, याद रहेगा। चले, लेकिन याद रखना चाहिए किसकी अध्यक्षता में कानून पारित किया गया था? सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट नाम था, साला नामे पर कानून बनाओ सर, नामे का बनाओ सर कानून। आगे देखिएगा, सुनिए, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। अब इसके बारे में लिखा गया है, इस एक्ट यानी इस कानून, यहाँ पे कानून भी लिख सकते हैं, के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए यानी बिना केस किए क्या कर सकती थी? जेल में बंद कर सकती थी। ये था रॉलेट एक्ट। ये कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट था। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि इसका उद्देश्य, मतलब किसका उद्देश्य? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य, जो कानून लगाया गया था, इसका उद्देश्य भारत में बढ़ रहे स्वतंत्रता आंदोलनों को क्या था? कुचलना था। क्योंकि भारत के लोगों को अंदर कौन सी भावना आ गई थी? राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी। आंदोलन पे आंदोलन हो रहे थे, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगा दिया। जो लोग बाहरी घूम रहा था, टांगे कहाँ करना शुरू कर दिया? भीतर करना शुरू कर दिया। याद रहेगा? आगे देखिएगा, इसी के ना विरोध में लोग उतरे थे। तो वो कौन थे? किचलू थे। और कौन? एक और व्यक्ति बताओ। सत्यपाल किचलू। सत्यपाल और किचलू को उठाकर क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। तो इसी के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे, एकदम शांतिपूर्ण। तो जाता है जनरल डायर, क्या करता है? धाए 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 गोलियां बरसा देते। बहुत बड़ा नरसंहार था, याद रखिएगा। सब शुरुआत यही था। कौन सा? रॉलेट एक्ट। खैर जो भी है, ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखिएगा, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? अच्छा बताइएगा सर, दांडी यात्रा से किस आंदोलन को शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा। आइए सर देखते हैं, लिखा गया है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए अन्यायपूर्ण कर, जिसको नमक कानून कहा जाता है। क्या कहता है? नमक कानून कहा जाता है, को तोड़ने और भारतीयों को सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरित करना था। महात्मा गांधी ने इसके जरिए, किसके जरिए? दांडी यात्रा के जरिए अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को चुनौती दी और जनमानस को स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या किया? एकजुट किया। पॉइंट लिखा गया है, इस प्रतीकात्मक कदम से गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस यात्रा के दौरान यानी इस यात्रा के बाद ही महात्मा गांधी ने क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है सर, याद रखिएगा। लिखा गया है, चंपारण सत्याग्रह कोष्ट में 1917 लिख दिया गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी लिखेंगे, सुनाई दिया? आगे लिखा गया है सर, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण जिले में
ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण, जिसको कौन सा प्रथा कहा जाता था, तिनकठिया प्रथा के खिलाफ एक जन आंदोलन था, जिसने गांधी जी को भारत में एक जन नेता के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। हो गया सर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। ध्यान सुनेगा सर, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। याद रखिएगा, भारत में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का आगाज किया था सर, याद रखिएगा। सुनिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919-1922 के बीच की बात है। का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा, तुर्की के खलीफा कहने का मतलब है कौन, तो इस्लामी जगत के सर्वोच्च धर्म गुरु लोग मानते थे किसको, खलीफा को। किसको, खलीफा को। आगे देखिएगा कि पद और ओटोमन साम्राज्य की स्वतंत्रता को ब्रिटिश सरकार द्वारा नष्ट करने की आशंका थी, क्योंकि उस पर भी किसने आक्रमण किया था, तुर्की पर भी किसने आक्रमण किया था, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड यानी अंग्रेजों ने। और हम भी किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो भारत में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो मुसलमानों को लगा कि हमारे धर्म गुरु पर यानी कि तुर्की पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उन्होंने भारत के अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। यही था खिलाफत आंदोलन। यही क्या था, खिलाफत आंदोलन। वही पॉइंट में लिखा गया है, चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः भारत के मुसलमानों ने इसके विरोध में यहाँ क्या शुरू कर दिया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ समझ में आया। आगे देखिएगा सर, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया, इसका उत्तर देखिएगा। लिखा गया है, महात्मा गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में प्रदर्शनकारियों की जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों की पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके बाद भीड़ ने थाने में क्या कर दी, आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, यानी कि वो अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा का समर्थक नहीं करते थे। यानी हिंसा बोलते थे, हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, आग नहीं लगाना है। आग लगा के 22 आदमी क्या कर लो, मुआ धर लो। यही कारण था कि इस हिंसा से आहत होकर उन्होंने क्या कर लिया, आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे देखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रथम यानी असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे, जी हाँ सर, लोगों का आंदोलन था। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यही पूछा है कैसे, तो सुनिएगा ध्यान से। यह वह आंदोलन था जिसमें किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, छात्रों ने, सभी ने एक साथ मिलकर भाग लिया था, इसलिए क्या था, प्रथम जन आंदोलन था। वही इसको भाषा दिया गया है सर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 22 में चलाया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पहली बार समाज के सभी वर्गों जैसे कि किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इससे पहले के आंदोलन केवल क्या थे सर, उच्च वर्ग तक ही सीमित थे। यानी कि असहयोग आंदोलन के पहले जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसमें केवल अमीर लोग जाते थे। आंदोलन में कौन थे, उच्च वर्ग, बड़े जाति के लोग, अमीर लोग जाते थे। लेकिन असहयोग आंदोलन पहला वो आंदोलन था जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए यह कैसा आंदोलन था, जन आंदोलन था। आगे देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, कितना बेहतर एकदम शॉर्ट में लिखा गया है सर। यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में भी पूछता है ना, तो प्रत्येक को हेडिंग बना करके लिखना पड़ता है, हेडिंग बना बना के इनके बारे में लिखना पड़ता है। सुनिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। नींव माने पूरा एकदम ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया था। इसके प्रमुख परिणामों में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को भारी आघात, यानी कि इसके परिणाम सबसे पहले क्या निकला, तो जो ब्रिटिश सरकार था ना, उसका जो प्रतिष्ठा यानी इज्जत सम्मान था, उसका भारी आघात का मतलब है उनको चोट पहुंचा। दूसरा क्या हुआ, आम जनता में अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी आम जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भर गया। महिलाओं की व्यापक भागीदारी, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। और अंततः गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, याद आ रहा है, गांधी इरविन पैक्ट क्या हुआ सर, हुआ। गांधी इरविन को गांधी जी से समझौता करना पड़ा। और एक बार उसने क्या किया था, मिलने से भी इनकार कर दिया था। किन से, गांधी जी से।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इसका मैंने 2 गो उत्तर लिखा हुआ है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। एक है शॉर्टकट में, मैंने 40 शब्दों में, यही क्वेश्चन कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में बाय द वे पूछ देता है, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा सर। इतना है, आसान है। क्यों आसान है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में किसान आंदोलन की विवेचना करे, तो बिहार में का एक ही वो किसान आंदोलन हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों ने किसान आंदोलन किया है ना। यहाँ पर सबको मिलाकर एक शॉर्ट में लिखा गया है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लिख दिया गया है। आप स्वयं देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए कितना आसान लिखा गया है। बिहार में किसान आंदोलन औपनिवेशिक शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन किसका शासन था? अंग्रेजों का। यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान जमींदारों के शोषण और कृषि नीतियों के विरोध में उपजा, यानी कि शुरू हुआ, जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखिएगा, बिहार का प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा? 1917 का। ठीक है, यहां देखिएगा, इसकी शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुई और बाद में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसने एक व्यापक और संगठित रूप ले लिया। ठीक है सर, ये हो गया शॉर्ट में। आगे लिखा गया है, उसी का उत्तर है सर। आप चाहे तो पैराग्राफ चेंज करके इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया, बिहार में सबसे पहले चंपारण में किसानों ने आंदोलन किया। वह कष्टकारी 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए था। गांधी जी के कुशल नेतृत्व में यह व्यवस्था समाप्त करवा दी गई, यानी कि यह आंदोलन क्या हुआ? सफल हुआ। आगे देखिएगा, अंग्रेज आंदोलन के आगे क्या हो गए? झुक गए। किसानों में इससे जागरूकता आने लगी। हाँ, जब उन्होंने देखा कि अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, इससे जो अंग्रेज है वो झुक जा रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, तो अब अन्य जो किसान थे सबके अंदर क्या आ गई? जागरूकता आ गई, सभी लोग मोटिवेट हो गए। फिर 1922 से 23 में, सुनिएगा, 1922 से 23 में, अब देखिए, अब अलग अलग किसान आंदोलनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है सर। मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अगुवाई में, अगुवाई माने क्या होला? उनके नेतृत्व में, सुनिएगा, शाह मोहम्मद जुबेर की अगुवाई में एक किसान सभा बनी। इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा और फिर सोनपुर में किसान सभा गठित किया। फिर 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बनी। ठीक उसी समय बिहार में एक और किसान आंदोलन, बकास्त आंदोलन शुरू हुआ। आया था किताब में, कौन सा आंदोलन? बकास्त आंदोलन शुरू हुआ। इस तरह ग्रामीण स्तर पर भी सरकार का विरोध संगठन बनाकर होने लगा था, यानी कि सभी लोग अब किसान आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती देने लगे थे। क्या लगे थे? चुनौती ना, चुनौती, यानी कि चैलेंज देने लगे थे, अब हम आंदोलन करेंगे, तुमको हमारा बात मानना पड़ेगा। आगे देखिएगा, चलिए 9 नंबर, इसका आंसर यही वाला लिखिएगा, लेकिन अगर बेहतर चाहते हैं तो ये पूरा मतलब ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, लेकिन सारा एक ही वो है, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सर 2 नंबर में कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या डायरेक्ट पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई, तो उसका आंसर यहां पर है, ठीक है। और उसी में एक लाइन जोड़ देता है कि इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे, तो इसका उद्देश्य यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, तो ये डायरेक्ट मत लिख देना, क्योंकि शॉर्ट आंसर हो जाएगा, ये पूरा लिखना। समझ में आया? ध्यान से देखिए कितना अच्छा लिखा गया है सर। एक और तरह से पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। क्या पूछता है सर? किन परिस्थितियों में हुई, याद रखिएगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। कोई भी क्वेश्चन आए, राष्ट्रीय कांग्रेस आया, पूरा चिपका के आइएगा, ध्यान से फार लिया लो, जाके एग्जाम में चिपका दिया। लिखा गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसमें याद रखिएगा 72 को अधिकारी शामिल थे। कितने? 72 को अधिकारी। आप चाहे तो लाइन जोड़ भी सकते हैं। इसके संस्थापक महासचिव ब्रिटिश अधिकारी एगो थे, जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या था? ए.ओ. ह्यूम। जबकि कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, कौन भारतीय थे जिनको कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को, ठीक है। आगे देखिएगा। अब देखिए, कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, राजनीतिक मंच का निर्माण करना, जन जागरूकता का काम करना
लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरना, ठीक है, ब्रिटिश नीतियों पर पाबंदी लगाना। अब जितना दिमाग में आओ तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करो, छाप। इसलिए ना बनाया गया था भाई। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसके पास एक और है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन, ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन लिखेगा तो छोटा होगा। पूछो क्यों? कैसे कि मैंने इसको थोड़ा इसका साइज बढ़ा दिया है यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से। जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें, तो देख यही में सब समेट दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, कभी भी इतिहास में देखना ना, हम जो भी आंसर लिखते हैं ना तो जो डेट होता है एकदम सामने ही मेंशन करते हैं। पूछिए क्यों? इतिहास डेट पे चलता है, नाम पे चलता है। आज जब सामने ही डेट और नाम लाएगा ना तो जो एग्जामिनर होगा, माने बढ़िया बेचारा, उस आगे पूरा पढ़वे नहीं करेगा। वो खाली देखा कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, ले जाओ 2 नंबर पूरा देकर जाता है। तो लिखने का भी तरीका सीखो। अगर कहीं नहीं पढ़ना है बढ़िया से ना, शुरुआत बढ़िया करो कि आगे वो पढ़ न पढ़े। बात समझ में आया? याद रखिएगा। आगे ना इतना बढ़िया मत लिख दो कि लागो सब पढ़े जो भी हंसने के लिए बोले, याद रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, यानी कि पंजाब में है अमृतसर, सुनिएगा, में हुआ एक भीषण नरसंहार था। हत्या होता है, एगो नरसंहार होता है। एक साथ अगर बहुत सारे व्यक्तियों को मार दिया जाए ना, उसी को नरसंहार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नरसंहार कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से। बैसाखी के दिन, दिन कौन सा था? बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा में एकत्र हुए। आज जो शांतिपूर्ण सभा हो रहा था, किसके लिए हो रहा था याद आ रहा है? सत्यपाल और किचलू जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं के विरोध में, उसी के विरोध में ये आंदोलन कर रहे थे। और हजारों निहत्थे लोग थे। निहत्थे माने उनके पास कोई हथियार नहीं था। आंदोलन भी कैसा हो रहा था? शांतिपूर्ण हो रहा था। किसी प्रकार का वो हल्ला गुला नहीं कर रहे थे। लोगों पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर, उधम सिंह का नाम सुना है? उधम सिंह घर में घुस के इनका गोली मार के आई। उधम सिंह, याद रखिएगा। किसको? जनरल डायर को। सुनिएगा, ठीक कैलस, हाँ झोटवे चक्कर लेती उनको, सही बताता नहीं। आगे देखिए, सुनो मजाक नहीं। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड में वाकई में सर बहुत सारी चीज़ों को छिपाया गया है, याद रखिएगा। मैंने एक दिन बताया भी था, केसरी जो 2 फिल्म है ना, केसरी 2 मूवी है अक्षय कुमार का, वाला मूवी देखिएगा ना, आपको पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा सर। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों क्या हो गए? घायल हो गए। मारे गए थे सर, सभी लोग मारे गए थे, याद रखिएगा। पॉइंट में लिखा गया है, यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे दर्दनाक और महत्वपूर्ण मोड़ भी था। दर्दनाक तो घटना था कि बहुत लोग मरे गए, और महत्वपूर्ण मोड़ क्यों बोला गया? इसके बाद लोग और ही मिर्गिया गए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, बारदोली आंदोलन के वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन का नाम आएगा तो वल्लभ भाई पटेल। एक और क्वेश्चन बताइए कि वल्लभ भाई पटेल के आगे हम लोग जो सरदार लगाते हैं, तो सरदार की उपाधि उनको किस आंदोलन के बाद मिली? बारदोली आंदोलन के बाद ही मिली। वाह, याद तो है जी। आगे देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह जो कब हुआ था? 1928। मैंने बोला था डेट में ध्यान मेंशन करता हूं। गुजरात के बारदोली में हुआ एक प्रमुख और सफल किसान आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाल के बावजूद, अकाल पड़ा था पता है ना सर, तब तक की भारी वृद्धि के विरोध में यह अहिंसक सत्याग्रह चलाया गया। पॉइंट में लिख दिया गया, इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। एक और पॉइंट डाल सकते हैं सर, इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल के नाम में क्या जोड़ा गया? सरदार की उपाधि मिली। आपकी मर्जी है सर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न ये सभी महत्वपूर्ण। अभी और भी प्रश्न है सर, इस फेर में मत पढ़िए। दीर्घ उत्तरीय पहले अभी हम किताब सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, लास्ट में जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा ना, फिर से दोबारा जब रिवीजन किया जाएगा तो और भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। तो इसी के साथ सभी लोग होमवर्क सुनिए क्या है। एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से रच रच के क्या करना है? कॉपी में लिख लेना है, और खूब बढ़िया से याद करिए के कल आना है। कैसे कल हम क्लास में क्या करेंगे बेटा? सुनेंगे और कॉपी तो कन्फर्म चेक करेंगे, याद रखिए। ठीक है। अब बाकी सब आसान था, याद हो गया। चलिए
तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।